हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मुमताज क्लासेस। आज की डेट है 19 अगस्त 2022। तो देख लेते हैं कौन कौन से करंट अफेयर्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारा पहला करंट अफेयर होगा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में, दूसरा मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट, तीसरा पैट कोक के बारे में, चौथा अर्थ गंगा और पांचवा और लास्ट का आर्टिकल होगा हमारा श्री अरविंदो जी के बारे में। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको इंपॉर्टेंट अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला आर्टिकल है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में। ये न्यूज में क्यों आया, क्योंकि अभी देखिए क्या हुआ है कि इसने जब ये क्या करते हैं कि अंडे देते हैं, मतलब ये यहाँ पे आप देखिए, पिक्चर देखिए, ये है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का अंडा। तो जनरली एक अंडा देता है, मगर अभी क्या है कि यहाँ पे क्लचेस ऑफ एग्स दिए है, मतलब क्लचेस ऑफ टू एग्स बोलते हैं इसको। जब क्लचेस जो वर्ड यहाँ पे यूज किया गया है, वो इसलिए यूज किया जाए जनरली, जैसे कि ये है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की पिक्चर, तो ये क्या करते हैं जनरली एक ही अंडा वन टाइम में दे रहे हैं। मगर अभी क्या है कि कई की अंडे एक साथ दे रहे हैं। तो ये रीजन क्या है इसका, कई के अंडे एक साथ देने का, ये है कि इनको जो एडिशनल प्रोटीन डाइट, ये रीजन है कि इनको एडिशनल प्रोटीन डाइट मिली, जिसने से मानसून सेशन में इनको जो एडिशनल प्रोटीन डाइट मिली, उसके थ्रू इन्होंने क्या किया, क्लचेस ऑफ एग्स दी। ये अब दो एग्स दिए, यहाँ पे तीन भी दे सकते, चार भी दे सकते, उसको भी बोलते हैं क्लचेस ऑफ एग। तो अभी आपके समझ में आ गया होगा कि क्या रीजन है, इस वजह से न्यूज में आया, क्योंकि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज है, इसलिए बहुत ज्यादा लाइमलाइट में रहता है। तो न्यूज समझ में आ गई कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हैज एडॉप्टेड ए ऑल टुगेदर न्यू बिहेवियर। अब इसने न्यू बिहेवियर एडॉप्ट कर लिया है कि क्लचेस ऑफ एग्स दे रहा है, तो एट ए टाइम, यानी कि एक बार में, पहले क्या एक बार में एक एग देता था, अब ये एग्स एक से ज्यादा दे रहा है, दो दे रहा है, तीन दे रहा है, चार दे रहा है, इस तरह से। तो इसने न्यू बिहेवियर अडेप्ट कर लिया है। इसका रीजन यही बताया जा रहा है कि ये जो इसको प्रोटीन डाइट जो दी गई, मतलब एक्स्ट्रा, क्योंकि इसके हम कंजर्व कर रहे हैं ना, और इसे ज्यादा कंजर्व करने के लिए इसकी हेल्थ पे ध्यान रखा जा रहा है, कंजर्वेशन प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से ये न्यूज में आया। तो आगे बढ़ते इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, क्योंकि देखो लार्जेस्ट है जो आपकी, जो इसकी चार स्पीसीज होती है, चार स्पीसीज में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ये लार्जेस्ट होता है, ठीक है। अब इसकी बाकी तीन स्पीसीज कौन सी है, मैक्यून्स बस्टर्ड, ठीक है, लेसर फ्लोरिकन, बंगाल फ्लोरिकन, ये इसकी बाकी तीन स्पीसीज है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखने की बात है कि अब क्वेश्चन यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता है, जैसे मैक्वींस बस्टर्ड है, ठीक है, अगर आपका भी ये बस्टर्ड वर्ड आपके सामने आ गया, तो आप बता ही दोगे ये इस स्पीसीज है, ये वाली स्पीसीज है। अब लेसन फ्लोरिकन की बात आए तो क्वेश्चन में पूछ दिया जाए, ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की एक स्पीसीज है, ये इंडियन जो बस्टर्ड है, बस्टर्ड स्पीसीज है, उसके अंडर ये आता है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जो फ्लोरिकन से, जो बंगाल फ्लोरिकन हुआ, लेसन फ्लोरिकन हुआ, ये भी एक मतलब इसकी स्पीसीज है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की स्पीसीज है, ठीक है। ठीक है, अब जो ये है इसकी रेंज की हम बात कर लेते हैं कि जनरली पिछली हिस्टोरिक जो एकदम पास्ट में कहाँ का देखने को मिलता था। ये अभी अभी तो ये क्या है, बहुत ज्यादा सिमट गया है, किसी एक एरिया में सिमट गया, क्योंकि इसकी पॉपुलेशन बहुत कम हो गई। मगर पास्ट की अगर हम बात करें, इसकी हिस्ट्री की बात करें, तो इसकी रेंज कहाँ से, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आपको ये देखने को मिलेगा। इंडियन सब कॉन्टिनेंट हमारा तो पहले बहुत बड़ा था, अभी जो इंडिया है वो तो सिर्फ प्योर इंडिया है, मतलब एक प्योर इंडिया से मतलब यहाँ पे सिर्फ जो इंडिया है वो है। मगर इंडिया तो पहले इतना नहीं था, इंडिया में तो पहले पाकिस्तान भी आता था, अफगानिस्तान भी आता, इधर आपका ये जो नॉर्थ ईस्ट का जो रीजन है, इधर ये सब आते थे, नीचे का पार्ट आता था। तो इंडियन जो सब कॉन्टिनेंट पूरा का पूरा है, सब कॉन्टिनेंट जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, वो सब आते थे, तो उसमें ये पाया जाता था, ठीक है। अब वहां पे तो देखो, जबकि पाकिस्तान में तो इसका शिकार होता है, इसकी हंटिंग की जाती है, उसको मार के खाया जाता है, और सऊदी से प्रिंस आता है इसकी हंटिंग करने के लिए, उनको खुश करने के लिए पाकिस्तान की हंटिंग करके उनको दावत देता है। तो वहां पे इसका ये हाल है। मगर हम अपने इंडिया की बात करें, इसके बहुत बड़े लार्ज स्केल पे इसका कंजर्वेशन के लिए बहुत बड़े इनिशिएटिव चलाया जा रहा है, एफर्ट चलाया जा रहा है, ठीक है। अभी की अगर हम बात करें कि जो इसकी पॉपुलेशन है वो कितनी घट के कितनी होगी, लगभग 10% बची है, तो बहुत ही कम बची है, इसलिए इसको बहुत ज्यादा कंजर्वेशन किया जा रहा है इसका, ठीक है। अब ये हैवीएस्ट बर्ड है, ये हैवीएस्ट बर्ड है जो कि उड़ सकती है, क्योंकि इसका वेट बहुत ज्यादा होता है। वेट बहुत ज्यादा होने की वजह से, क्योंकि उड़ने में प्रॉब्लम होती है, बहुत लंबे टाइम तक नहीं उड़ सकते, मगर ये ऐसी अकेली बर्ड है जो कि उड़ सकती है, ठीक है। अब इसकी बात करें कि कैसे एरिया में रहना पसंद करते हैं, इसकी हैबिटेट ग्रासलैंड एरिया वो एरिया जहाँ पे आपको हरी ग्रास मिलेगी देखने को, ठीक है, थोड़ा सा आपका ट्रीज देखने को मिलेंगे, तो उस एरिया में रहना पसंद करते हैं।
आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब इसके प्रोटेक्शन की बात करें, इसको क्या क्या प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया गया है। अगर साइट्स की बात करें तो इसे अपेंडिक्स 1 में रखा गया है, क्योंकि अपेंडिक्स 1 में उन स्पीसीज को रखा जाता है जिसको सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन मिला होता है। ठीक है, जिस पर बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है। आईयूसीएन की स्टेटस की बात करें, क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज, यानी कि बहुत ही ज्यादा इसकी स्पीसीज, मतलब ये इस कगार पे पहुंच गया, विलुप्त होने की जो कगार पे पहुंच जाता है उसे क्रिटिकली एंडेंजर्ड का स्टेटस दिया जाता है। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में ये शेड्यूल 1 में रखा गया। शेड्यूल 1 में उनको रखा जाता है जिनको सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो ये इसका आपका स्टेटस है प्रोटेक्शन का। अगर इसकी थ्रेट की बात करें, थ्रेट किसकी चीज से है, जो आपकी पावर ट्रांसमिशन लाइन होती है, जो हाई एचटी लाइंस होती है, उसकी वजह से, क्योंकि उनसे टकरा जाते हैं। ठीक है, उनके उनसे टकराने की वजह से इनकी डेथ हो जाती है, क्योंकि इनका पुअर विजन होता है। पुअर विजन होने से, फ्रंटल जो पुअर विजन होता है उसकी वजह से ये टकरा जाएंगे। तो ये क्या है कि पावर लाइंस को डिटेक्ट नहीं कर पाते इन टाइम में, कि भाई आपको दूर से दिख जाए, मान लो कोई लाइन दूर से दिख रही है और आप कुछ दूरी पे हो, तो आप अपना जो पाथ हो डाइवर्ट कर लोगे। मान लो ट्रांसमिशन लाइन ऐसे, तो आप पाथ डाइवर्ट ऐसे कर लोगे, ऐसे कर लोगे। मगर ये क्या होता है, इनकी पुअर विजन होने की वजह से क्या है, थोड़ी सी दूर से क्या है, उसे डिटेक्ट नहीं कर पाते, इसलिए वो टकरा जाते हैं, इसलिए इनका मतलब डेथ हो जाती है। दूसरा, विंड मिल। आप कुछ जो आपका जो ये राजस्थान का एरिया है, आपका गुजरात का एरिया है, वहाँ पे क्या है कि बहुत ज्यादा जो प्लेन एरिया, वहाँ पे विंड मिल्स लगाई गई है। ठीक है, विंड मिल्स लगाई गई है, तो वहाँ पे विंड मिल्स लगाई, जो उनके ब्लेड्स होते हैं, जब ये उड़ते हैं उनसे टकरा जाते हैं, तो इनकी ये डेथ हो जाती है। ठीक है, एक ये भी रीजन है। तो कहाँ पे लगाए, कच्छ एरिया में, जो थार डेजर्ट है आपका रेगिस्तान का, वहां पे लगाई गई है, तो उससे ये क्या है, उनसे भी इनकी डेथ होती है। ठीक है, नॉइज पोल्यूशन की वजह से इनकी जो मैटिंग का जो सीजन होता है उस पर अफेक्ट पड़ता है, इनकी मैटिंग सही तरह से नहीं हो पाती। ठीक है, और ये कोर्टशिप भी प्रैक्टिस सही तरह से नहीं कर पाते, तो इस वजह से नॉइज पोल्यूशन भी एक बहुत बड़ा कारण है इनकी पॉपुलेशन को डिग्रेड करने में। और लैंडस्केप चेंजेस हो रहे हैं, आप सभी जानते हैं कि फार्मिंग कल्टीवेशन, जो फार्मर्स कल्टीवेशन जो कर रहे हैं, प्रैक्टिस अपना रहे, उसकी वजह से भी इनकी पॉपुलेशन में बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है। कैसे फर्क पड़ रहा है, कि आप देखते हो कि जो कच्छ का एरिया बहुत ज्यादा ड्राउट प्रोन एरिया हो गया है, उसमें ड्राउट बहुत ज्यादा आता है, तो वहां पे कल्टीवेशन हो ही नहीं रही। जब इन्हें ग्रास लैंड मिलेगा ही नहीं, पर्च एरिया मिलेंगे, सूखी ग्रास मिलेगी, तो कहाँ से सर्वाइव कर पाएंगे, इन्हें भी खाने को चाहिए ना, तो कैसे सर्वाइव करेंगे। तो एक ये रीजन पता है। कल्टीवेशन में चेंजेस आ रहा है, जो पैटर्न है, जो पहले फसलें उगाई जाती थी, जो इनके लिए लाभदायक होती थी आपकी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए, वो कल्टीवेशन आजकल नहीं हो पा रही है। ज्यादातर जो इनका फूडर है वो खत्म होता जा रहा है, खाने को नहीं मिलेगा, तो पॉपुलेशन डाउन होगी। तो ये कुछ कुछ ऐसे वो कारण थे, रीजन थे, जिनकी वजह से इनको थ्रेट मिल रहा है। ठीक है, अगला आर्टिकल हमारा मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट के बारे में। मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट, आपको समझ ही आ रहा होगा कि स्काई से मेडिसिन को किसी जगह एक जगह दूसरी जगह ले आया जा रहा है, और ऐसे एरिया में ही लेके जाया जा रहा होगा जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी या टर्रेन जो है डिफिकल्ट होगी। तो कहाँ पे टर्रेन डिफिकल्ट देखने को मिलेगी, हिल एरियाज में। हिल एरियाज कहाँ पे, हमारा नॉर्थ ईस्ट एरिया हो गया। नॉर्थ ईस्ट एरिया की अगर हम बात करें, पर्टिकुलरली अरुणाचल प्रदेश की, तो ये अरुणाचल प्रदेश में ऐसा लॉन्च किया गया है ड्रोन की सहायता से। हम हेल्थ केयर में इसकी ड्रोन की जो सहायता ले रहे हैं, ड्रोन की हेल्प से हेल्थ केयर सिस्टम को बूस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, एग्रीकल्चर को अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट को हम बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये आपकी स्कीम, जो ये प्रोजेक्ट चलाया गया है, ये अरुणाचल प्रदेश में चलाया गया है। तो यहाँ पे पहली फ्लाइट जो ड्रोन सर्विस आपकी प्रोवाइड की गई, कहाँ से कहाँ तक, सीपा एक डिस्ट्रिक्ट है, सीपा से आपका चियांग ताजो के बीच में ये सर्विस प्रोवाइड की गई। ये कहाँ पे है, आपका ईस्ट कामेंग जो डिस्ट्रिक्ट है आपका, वहां पे है। ये दो जगह है, आपके दो गांव कह लीजिए कि दो जगह है। ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट जो कि अरुणाचल प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे ये आपकी सर्विस प्रोवाइड की गई है। तो न्यूज में इसलिए आया, अरुणाचल प्रदेश में ये आपकी ड्रोन सर्विस प्रोवाइड की गई, जिससे कि आपकी हेल्थ केयर यानी कि मेडिसिन को दिया जा सकता है। एग्रीकल्चर में आपकी जैसे बीज है, एक जगह दूसरी जगह ले जाए जा सकते हैं, आपकी स्प्रेइंग की जा सकती है, पेस्टिसाइड्स की पता लगाया जा सकता है, लोकस्ट का अटैक कहाँ पे हुआ है, डिजास्टर मैनेजमेंट में कहाँ पे आपका लैंडस्लाइड हुआ है, कहाँ पे आपका क्लाउड बर्स्ट हुआ है, या कहाँ पे आपका ये कह लीजिए कि मतलब इस तरह की कोई जैसे कि लैंडस्लाइड, पहाड़ है, सरक गया या फिसल गया, या कोई और डिजास्टर देखने को मिला है, तो उस चीजों का पता लगाने के लिए इसका यूज किया जा रहा है आपका ड्रोन का। तो आप ये पिक्चर देख रहे होंगे, ये वहाँ की आपका अरुणाचल प्रदेश के ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट की है। तो यही है, और ये किसके साथ किया जा रहा है, इंडिया का जो आपका प्रोग्राम है, प्लस आपका यूईएफ यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ मिलके, उसके एसोसिएशन के साथ मिलके इसको चलाया जा रहा है, इस
प्रोजेक्ट को। तो इस प्रोजेक्ट का काम यही है कि जो प्राइम मिनिस्टर का हमारा विजन है कि पूरे इंडिया को हमें एक ड्रोन हब बनाना है, उनको ट्रांसफॉर्म करना है। इंडिया जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है उनका विजन यही है कि इंडिया को ट्रांसफॉर्म करना है, कि जो वर्ल्ड का ड्रोन हब बनाना है इंडिया को, क्योंकि अब ड्रोन की उस पे यानी कि प्रोडक्शन पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। उसके लिए एक पॉलिसी लेके आई जा रही है, ड्रोन पॉलिसी लेके आई जा रही है, तो बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है, क्योंकि हम ड्रोन में काफी पीछे है। अदर कंट्रीज को हम देखें तो उसमें बहुत एडवांसमेंट आ चुका है ड्रोन को लेके। वहाँ पे यूसेज इसका बहुत ज्यादा है, हाई लेवल पे है, हाई टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है ड्रोन में। हम इसमें काफी पीछे है, तो इसलिए प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का आपका ये ऐसा एक तरह का इनिशिएटिव है और एक विजन है बहुत बड़ा, जिसको हमें आगे लेके चलना है। ठीक है। अब अगले आर्टिकल की बात करें पैटकॉक की। ये पैटकॉक मतलब पेटीकोट नहीं, कभी कोई आप मजाक में ऐसी पेटीकोट इसको प्रोनाउंस कर, पेटीकोट नहीं, पैटकॉक। पैटकॉक यहाँ पैट और कोक, ठीक है। कोक से मतलब यहाँ कोयला है, कोल है, और पैट से मतलब पेट्रोलियम, यानी कि जो आपका पेट्रोलियम होता है, कच्चा तेल होता है, उसको जब आप रिफाइन करते हो उसमें कई सारे प्रोडक्ट मिलते मिलते हैं आपको। एलसी एलपीजी मिलती है आपको, सीएनजी मिलती है आपको, पेट्रोलियम मिलता है आपको, क्या नाम है, आपको डीजल मिलता है आपको, एटीएफ मिलता है, एटीएफ मतलब एविएशन टरबाइन फ्यूल मिलता है, और भी कई सारे प्रोडक्ट मिलते हैं, कैरोसिन मिलता है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट मिलते हैं, और एक आपका टारकोल भी मिलता है, कोल टार भी जिसे हम बोलते हैं, और एक आपका पेट कोक भी आपका उसी से मिलता है जब आप ऑयल को रिफाइन करते हो, यानी कि जो आपका नेफ्ता होता है उसे रिफाइन करते हो। तो कई सारे प्रोडक्ट एक आपके कच्चे तेल से आपको मिलते हैं। तो अभी कंटेक्स्ट में क्यों आया, न्यूज में क्यों आया, न्यूज में इसलिए आया कि इंडिया ने पेटकॉक को बाय किया। बाय इसलिए किया क्योंकि आपका ये क्या है कि बहुत डिस्काउंटेड रेट पे हमें मिला। कहाँ से मिला, वेनेजुएला से। आप जानते हो वेनेजुएला आपका पेट्रोलियम का एक बहुत बड़ा हब है, वहां का तेल आपका सस्ता होता है, तो इसलिए वहां से आपने पेट्रोलियम कोक को आपका खरीदा बहुत डिस्काउंटेड रेट पे। रिप्लेस करना है हमें कोल को, क्योंकि कोल एक तो पोल्यूशन क्रिएट करता है, दूसरा इसका कोल बहुत हाई प्राइसेस में मिलता है, यानी कि एक तो कोल आपका क्या है, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज है, ठीक है। दूसरा पोल्यूशन बहुत ज्यादा होता है। तीसरा हम सबसे ज्यादा डिपेंड कोल पे करते हैं, हमें डिपेंडेंसी इसकी घटानी है। हम रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस ज्यादा कर रहे हैं, तो हमें कोल पर से डिपेंडेंसी घटा के दूसरी चीजों को लेके आना है, जो सस्ती भी हो, जो पोल्यूशन कम पैदा करे, और आप अच्छी एनर्जी उससे एक्सट्रैक्ट कर सको, उससे क्या नाम यूज कर सको उसे अच्छी तरीके से। तो पेट्रोलियम कोक को जिसे हम बोल रहे हैं पेट्रोल प्लस कोक, पेट्रोलियम प्लस कोक मतलब पेट कोक। तो पेट कोक क्या है, एक फाइनल कार्बन जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन होता है, सॉलिड मटेरियल होता है, जिसको आपको ऑयल से रिफाइन करके आपको डिराइव किया जाता है, ये इसमें बोला गया है। तो ये आप जो पिक्चर देख रहे होंगे ना, ये है आपका पेट कोक, ठीक। यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट साइज के, जैसे 1 से 3 mm के आपके पार्टिकल दिख रहे होंगे, या 3 से 10 mm के पार्टिकल दिख रहे होंगे, 1 से 4 mm के पार्टिकल, और आपका 10 से 30 mm के पार्टिकल, यानी कि आपका ये डिफरेंट डिफरेंट साइज में आपका देखने को मिलता है। जैसे आपका यूसेज उसी तरह का आपका इसका साइज, ठीक। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात जान लेते हैं। 1 टन पेटकोक की अगर हम बात करें, ये ज्यादा एक्सपेंसिव होता है कोल के कंपेरिजन में। अब देखो यहाँ पे तो बोला गया कि कोल जो है एक्सपेंसिव ज्यादा होता है, मगर हम यहाँ डिस्काउंटेड रेट पे खरीद रहे हैं ना। जो यहाँ से हमने वेनेजुएला से पेटकोक खरीदा है, वो सस्ता पड़ रहा है एज कम्पेयर टू कोल जो हम ऑस्ट्रेलिया से लेके आ रहे हैं, और भी हम आपका माइनिंग कर रहे हैं कोल की अपनी इंडिया में, जो आपका ये धनबाद वाला एरिया हो गया, वहां से माइनिंग कर रहे हैं, तो वो उसके कंपेरिजन में सस्ता पड़ रहा है। मगर एज कम्पेयर टू हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, ये एक्सपेंसिव होता है कोल के कंपेरिजन में, बट ये ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है। अगर हम बर्न करते हैं, 1 टन कोयले को बर्न करें, जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी आपकी, ठीक है, और 1 टन आपका पेट्रोल को आप बर्न करें, और उससे जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो बहुत ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू कोल। ये आपका कोल हो गया, और ये आपका पेट कोक हो गया, ठीक है। तो पेट कोक से जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई, ये इज मोर देन कंपेयर टू ये आपका पेट कोक, ठीक है। इसे आपका एज ए फ्यूल यूज नहीं किया जाता। क्यों यूज नहीं किया जाता, क्योंकि इसका टॉक्सिक एमिशन होता है। टॉक्सिक एमिशन किसका होता है, कि सल्फर डाइऑक्साइड का एमिशन ज्यादा होता है। अब सल्फर डाइऑक्साइड का एमिशन होगा तो ये तो आपका क्या टॉक्सिक गैस है, एनवायरमेंट में जाएगी, एनवायरमेंट में जाएगी तो आपका क्या होगी कि एसिड रेन क्रिएट करेगा, तो और भी कई सारी चीजों पे फर्क पड़ेगा, ठीक है। आपका ग्रीन हाउस गैसेस में ये आपका वो करेगा, यानी कि पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है। और आपका जो ओजोन लेयर में जो क्या नाम आपका वो होल की जो बात है, उसमें पार्टिसिपेट करेगा, ये उसको बढ़ाएगा। तो इसलिए इसको एज ए फ्यूल यूज ना करके हम इसे सीमेंट इंडस्ट्री में और दूसरी इंडस्ट्री में एज ए मतलब वो यूज कर रहे हैं, रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं। क्यों, कि जब वहां पे यूज किया जाता है तो इसमें से जो SO2 गैस
क्रिएट होती है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस क्रिएट होती है, उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है लाइमस्टोन में, क्योंकि वहां पे तो सीमेंट इंडस्ट्री में तो लाइमस्टोन का बहुत बड़ा यूज है ना, क्योंकि हम वहां पे तो स्टोन ही यूज कर रहे हैं ना उसको, वो बनाने के लिए, आपको सीमेंट बनाने के लिए। ठीक है, तो लाइमस्टोन में एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, वहां पे एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी कि लाइमस्टोन में आपका क्या क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया प्लस SO2 हो गया, तो आपका कैल्शियम सल्फाइड बन जाता है। ठीक है, ठीक है, ये बन गया, प्लस आपका क्या बन जाएगा, अलग चीज से कैल्शियम सल्फाइड बन गया, और आपका जो दूसरी गैस है, और आपका ये मेन जो वो बनेगा, यानी कि आपको सल्फर को आपने रिमूव कर लिया, ये जो आपकी सल्फर डाइऑक्साइड थी रिमूव कर लिया, और कार्बोनिक एसिड बन जाएगा। ठीक है, कार्बोनिक एसिड को आप दूसरी जगह यूज कर सकते हो, या उसे न्यूट्रलाइज करके एज ए एफ्लुएंट की तरह रिमूव किया जा सकता है। ठीक है, इसके यूजेस की बात यहाँ पे हम कर ले कि इंडस्ट्री में यूज किया जाए, सीमेंट इंडस्ट्री में, लाइम इंडस्ट्री में, और एल्यूमिनियम इंडस्ट्री में। मेनली आप ये कहिए कि जो आपकी माइनिंग इंडस्ट्री होती है, जैसे सीमेंट में माइनिंग हो, तो माइनिंग से आपने क्या किया, लाइम लेके आए, वहां पर सीमेंट क्रिएट हुआ, लाइम आया, लाइम इंडस्ट्री और एल्यूमिनियम जहाँ से हम आप बना रहे हो। ठीक है, तो इनमें यूज किया जाता है। अगर इसकी बात करें कि इस पे क्या आपका सुप्रीम कोर्ट का कहना था, सुप्रीम कोर्ट ने तो इस पे बैन लगाया था पेटकोक के यूज पे, क्योंकि एनसीआर में जो इंडस्ट्री थी वो पेटकोक का यूज कर रही थी, उससे SO2 का ज्यादा आपका वो हो रहा था, एमिशन हो रहा था, इसलिए वहां की जो अभी भी रिसेंट की न्यूज है कल परसों की, कि वर्ल्ड में आपकी जो PM2.5 पार्टिकल का जो एमिशन होता है, ये आपका जो सबसे ज्यादा पोल्यूटेड जो सिटी है आपकी दिल्ली आती है, एक तरह से वर्ल्ड के लेवल पे हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर इसकी फर्स्ट शिपमेंट की बात करें, जो हमने मंगाया वो यूएस और सऊदी अरेबिया जो है, इसके सबसे ज्यादा एक्सपोर्टर माने जाते हैं, सप्लायर माने जाते हैं। और हमने जो रिसीव किया है अभी, पहला कार्गो जो रिसीव किया है वेनेजुएला से, वो स्टार्टिंग में रिसीव किया था 2022 की स्टार्टिंग में, हमने पहला कार्गो रिसीव किया था पेटको का। अगला आर्टिकल हमारा अर्थ गंगा के बारे में। देखिए, ये जल शक्ति मिनिस्ट्री का, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का नया इनिशिएटिव है, जिसका नाम है अर्थ गंगा। यहाँ पे गंगा आ रहा है, तो गंगा हमारी होली रिवर है। अर्थ गंगा मतलब यहाँ पे ये, मतलब यहाँ पे यही आ जाता है कि इसकी साफ सफाई से रिलेटेड कोई चीज होगी। ठीक है, तो किसके अंडर ये आपका इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है, नमामि गंगे प्रोग्राम के अंडर ये लॉन्च किया गया है। ठीक है, इसका एम यही है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज को प्रमोट करना है। जो रिवर बैंक है, गंगा का जो रिवर बैंक है, उसकी जो रिवर पे जो सॉरी जो बैंक है, उस पे ऐसी ऐसी चीजें लगानी है जिससे कि इकोनॉमिक एक्टिविटी हम प्रोवाइड कर सके अपनी पॉपुलेशन को। ठीक है, तो इसके इनिशिएटिव के बारे में जान लेते हैं, दूसरी कौन कौन से इनिशिएटिव है इसके रिगार्डिंग। ठीक है, एक जलस इनिशिएटिव, इसका काम यही होगा कि आपकी स्किल का एनहांसमेंट करना, कि ऐसी स्किल प्रोवाइड की जा सके जो इसके पॉपुलेशन को, जिससे कि आपका गंगा का कंजर्वेशन भी हो और उनको रोजगार भी मिल सके। दूसरा आपका इनिशिएटिव सहकार भारती, इसमें क्या कि आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है। ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इस तरह से करना है कि वो सस्टेनेबल रहे, यानी कि आपको रिसोर्सेज को यूज करना है, गंगे के रिसोर्सेज को यूज करना है, जैसे कि आपका बैंक पे जो भी आपकी पॉपुलेशन बची है, वो थोड़ा सा माइनिंग तो करेगी ना वहां से, पर इस तरह से माइनिंग हो आपकी सैंड की कि वहां का उसकी इकोनॉमी को तो यूज कर रहे हो, अर्थ की जो गंगा की इकोनॉमी तो यूज करो, पर उसकी उसके पे फर्क ना पड़े। ठीक है, एक तरह से रिजुविनेशन भी हो जाए उसका, कि आपका जो उसका सरफेस है, जो उसका बेड है, उसकी आपकी ड्रेजिंग भी हो जाए, जिससे कि उसका जो फ्लडिंग की सिचुएशन है, ओवरफ्लोइंग की सिचुएशन है गंगा की, वो भी समाप्त हो जाए। और दूसरा आपको क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेशन भी हो जाए, यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़े, लोगों को रोजगार मिल जाए, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, और पब्लिक का पार्टिसिपेशन भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। दूसरा आई एम अवतार, आई एम अवतार ये क्या प्रमोट करता है, लोगों की लिवलीहुड की अपॉर्चुनिटी को प्रोवाइड करता है। आई एम अवतार में क्या है, लोगों को काम काम दिया जाता है, रोजगार दिया जाता है। एक इनिशिएटिव आपका, इनिशिएटिव जो रिवर चैन, क्योंकि ऑन क्लैप, क्लैप की फुल फॉर्म क्या है, कंटिन्यूअस लर्निंग एंड एक्टिविटी पोर्टल है। ये ऑनलाइन पोर्टल है जिसपे आपका क्या है, रिवर जो आपकी गंगा रिवर है या दूसरी उसकी ट्रिब्यूटरीज है, उनके कंजर्वेशन के बारे में अवेयरनेस फैलाई जाती है। यहाँ पे लिखा है ना कि ऑनलाइन पोर्टल है फॉर रेजिंग अवेयरनेस, और एक्शन ऐसे लेने हैं, डिबेट करनी है इस पर, कि जिससे कि जो रिवर है उसके कंजर्वेशन के बारे में स्टेप्स लिए जा सके। तो ये आपके इनिशिएटिव है। आगे बढ़ते हैं, अब नमामि गंगे प्रोग्राम का जिक्र हुआ है तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इसको 2014 में लॉन्च किया गया था। इसके दो ऑब्जेक्टिव थे। कौन कौन से दो ऑब्जेक्टिव थे आपके, एक तो ऑब्जेक्टिव था कि आपका अबैटमेंट, पोल्यूशन जो फैल रहा है, आपका गंगा जो रिवर है हमारी, उसमें जो पोल्यूशन हो रहा है, हम खा पी के उसी में डाल देते हैं, और जो अस्थियां है उसी में आपका विसर्जन कर रहे हैं। ठीक है, एक रिचुअल है, मगर हम इस तरह से ऐसा सिस्टम बनाए कि वो गंदी ना हो रिवर, हम उसमें
फूल मालाएं फेंक देते हैं वो आपकी किनारे पे आ जाती है, जो कि ऐसी पॉलीथीन्स होती है, पॉलीथीन्स को भी वहीं फेंक देते हैं। हम उसमें क्या है मूर्तियां सिलाते हैं जो कि आपकी क्या नाम डिग्रेड नहीं हो पाती, और वो इससे क्या है पोल्यूशन बहुत ज्यादा फैलता है। आप समझ सकते हो कि कितना पोल्यूशन फैलता होगा जो हम उसी में सारा कूड़ा करकट डाल रहे हैं। गंगा जो हमारी रिवर है, बहुत होली रिवर है, हिस्टोरिकल इसका बहुत बड़ा बैकग्राउंड है, और बहुत इसका मतलब एथिकल भी, और आपका हिस्टोरिकल भी, और आपका स्पिरिचुअल भी, इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो इसके कंजर्वेशन के लिए हमें क्या है एक अबैटमेंट प्रोग्राम चलाने की जरूरत है। किसके अंदर चलाया जा रहा है? इफेक्टिव अबैटमेंट, जो आपका यहाँ पे नमामि गंगे प्रोग्राम चलाया जा रहा है उसके अंदर इफेक्टिव अबैटमेंट की ऐसी पॉलिसी बनाई गई है। ठीक है, इसका रिज्यूनेशन करना, एक तरह से उद्धार करना, उद्धार से मतलब इसको दोबारा से सही से मतलब इसका रिज्यूनेशन करना, दोबारा से इसका वो करना है, साफ सफाई करनी है। क्योंकि किसके अंदर? नेशनल रिवर गंगा जो हमारा प्रोग्राम इनिशिएटिव उसके अंदर। इम्प्लीमेंटेशन कौन कर रहा है? इम्प्लीमेंटेशन आपका जो काउंसिल बनाई गई है उसके अध्यक्ष कौन होते हैं? हमारे पीएम साहब। कौन है अभी? नरेंद्र मोदी जी है। यही हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है इसको इम्प्लीमेंट करने में। नेशनल लेवल की बात हो रही है कि नेशनल लेवल पे कौन इम्प्लीमेंट करता है? नेशनल गंगा काउंसिल इम्प्लीमेंट करती है। अगर स्टेट लेवल की बात करें, इसका काउंटर पार्ट कौन होगा? आपका आपका स्टेट प्रोग्राम जो होगा, स्टेट प्रोग्राम मैनेजमेंट ग्रुप जो होता है, यानी कि नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। ठीक है, ये इम्प्लीमेंट इसको करेगा। ठीक, आगे बढ़ते इसकी फंडिंग कहाँ से होती है? ये पूरी तरह सेंट्रली फंडेड प्रोग्राम है। ठीक है, और आपका नॉन लैप्सेबल कॉर्पस होता है, कॉर्पस होता है। क्या ये मतलब अगर आपका जो ये इसे अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने मान लीजिए 60,000 करोड़ आपके वो दिए, इतना लमसम दिया, इतना आपका आउटले दिया, तो ये 60,000 करोड़ मान लीजिए 5 साल के लिए दिया गया। अब तो 5 साल में ऐसा नहीं, अगर इसमें से 20,000 करोड़ यूज कर लिए गए, तो 20,000 करोड़ यूज करके जो बचा, कितना बचा? 40,000 करोड़ आपका रेस्ट अमाउंट बची। तो 40,000 करोड़ लैप्स नहीं हो जाएगा। इसका मतलब लैप्स होने का मतलब कि दोबारा से वो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के फंड में नहीं चला जाएगा कि भाई वो 5 साल के लिए दिया, 5 साल मतलब 20 साल, 20 करोड़, 20,000 करोड़ यूज कर पाए, 40,000 करोड़ बच गया, तो वो लैप्स हो गया, यानी कि वो दोबारा से आपका ऑटोमेटिकली वो सेंट्रल गवर्नमेंट के उसमें आ गया आपके अकाउंट में। ठीक है, ऐसा नहीं है। तो आप आगे की अगले 5 साल के लिए उसका एक्सटेंड कर दिया जाएगा, यानी कि जो 40,000 करोड़ बचा उसे आगे के 5 साल के लिए, यानी कि आगे उसे यूज किया जा सकता है। ऐसा नहीं लैप्स हो जाएगा। ठीक है, खत्म नहीं होता। इसके मेन पिलर क्या है कि सीवेज का ट्रीटमेंट होना है, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ेगा, तो वो हमें करना है। रिवर सरफेस क्लीनिंग करनी है, कि जो रिवर का सरफेस है उसकी क्लीनिंग करनी है, बेड की भी क्लीनिंग करनी है, उसके आसपास एफोरेस्टेशन करना है, यानी कि पेड़ पौधे लगाने हैं, ताकि उसका क्या है जो आपका बैंक, जो रिवर बैंक है उसको आपका ब्रीच ना कर पाए। अगर फ्लडिंग की सिचुएशन आती है, ब्रीच ना कर पाए, तो इसलिए रिवर आपके वो उस पे रिवर बैंक पे आपके वो फॉरेस्ट एफोरेस्टेशन किया जाएगा, तो इससे बहुत बड़ी मदद मिलेगी। ठीक है, दूसरा आपका इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट ट्रीटमेंट का आपका मॉनिटरिंग करनी है, और ऐसे प्लांट लगाने हैं इंडस्ट्री लगानी है जिसके आपका जो रिवर का एफ्लुएंट होता है, सॉरी, इसका इंडस्ट्री का एफ्लुएंट होता है, वो रिवर में आप उसे वो क्या ना ट्रीटमेंट करके उसका वो करो, उसका ड्रेनेज करो। तो क्योंकि जो आपका इंडस्ट्री से एफ्लुएंट निकलेगा वो तो गंदा होगा, उसमें हानिकारक केमिकल्स होंगे, तो उसका पहले से ट्रीटमेंट किया जाए। तो फिर थोड़ा ट्रीटमेंट करके जो परमिजेबल लिमिट में जो उसके अंदर कंटेंट होनी चाहिए, ऐसे एलिमेंट होने चाहिए जो परमिजेबल लिमिट में हो, फिर उसका आप उसमें क्या कर सकते हो? ड्रेनेज कर सकते हो रिवर में, तो ऐसा होना चाहिए। तो इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर आपको रिवर के वो उस पर लगाना है, जो बैंक है, जो रिवर बाउंड है उस पर लगाना है। ठीक है, और फ्रंट का डेवलपमेंट करना है, रिवर का बायोडाइवर्सिटी को क्रिएट करना है, कि वहाँ पे जो आपका जैसे कि आपका वेटलैंड्स है, रिवर के आसपास वेटलैंड्स होते हैं, ऐसे आपकी बायोडाइवर्सिटी होती है, आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है, तो उनको कंजर्व करना है। पब्लिक में अवेयरनेस लेके आनी कि भाई ये हमारी बायोडाइवर्सिटी के लिए और ये बहुत ज़रूरी है, तो आप अवेयर रहिए, कोई भी ऐसी एक्टिविटी मत कीजिए इस जिससे कि हमारी बायोडाइवर्सिटी को नुकसान पहुंचे। ओवरऑल ऐसा एफर्ट कीजिए कि कंजर्वेशन की दिशा में काम हो। दूसरा, कि गंगा ग्राम बनाना है। गंगा ग्राम मतलब इस तरह का कि जो हमारे 4470 विलेजेस है उनको रिवर मतलब डेवलपमेंट करना है उनका, कि सैनिटेशन पे ध्यान देना है। इस तरह का ये प्रोजेक्ट है। अब गंगा के बारे में जान ले, गंगा हमारी होलीस्ट रिवर है,
ठीक है, स्पिरिचुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से, और लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट रिवर है जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। गोदावरी हमारी सेकंड लार्जेस्ट रिवर आती है जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। इसकी और आपकी गंगा की रिवर की लंबाई क्या है, आपकी 2525 किलोमीटर है। तो ये आपकी गोदावरी के पास लंबी रिवर है, यानी कि सबसे लंबी रिवर इंडिया में ये है आपकी गंगा, और उसके बाद गोदावरी है। ठीक है, अगर इसकी बात कर ले कि किन किन स्टेट से होकर गुजरती है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल से ये होकर गुजरती है। ये अपना ड्रेनेज एरिया इसके अंदर कवर करती है। गंगा जो है, अगर आप उसकी वॉल्यूम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, जो इसका वॉल्यूम है वो बंगाल में जो जाके गिरता है, वहां पे जो आपका ये डेल्टा बनाती है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा बनाती है, जिसका नाम आपका सुंदरबन डेल्टा है। और क्योंकि इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी, यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसमें इसको लिस्टिंग किया गया था 1997-98 में। मगर आप डेल्टा की बात कर रहे हैं और उसके उसकी बात कर रहे हैं, वॉल्यूम की और डिस्चार्ज की बात कर रहे हैं, तो वर्ल्ड का जो थर्ड लार्जेस्ट डिस्चार्ज है, रिवर गंगा का वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट डिस्चार्ज है। इसका मतलब ये हुआ कि गंगा जो है थर्ड लार्जेस्ट रिवर है, जो कि वर्ल्ड में ये इसका जो डिस्चार्ज देखने को मिलता है थर्ड नंबर पे है। तो ये हमारा अर्थ गंगा के बारे में आर्टिकल था। हमारा जो लास्ट का आर्टिकल है, ये शायद लास्ट का ही आर्टिकल है, श्री अरबिंदो जी के बारे में। इनके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि ये न्यूज में इसलिए आया है क्योंकि इनकी अभी 150वीं बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इनको ट्रिब्यूट दिया, अपनी श्रद्धांजलि पुष्प अर्पित किए इनके चरणों में 15 अगस्त के मौके पर। तो इनका 15 अगस्त के मौके पर इनकी 150वीं वर्षगांठ मनाई गई, जन्म दिवस मनाया गया। देखिए, जो ऐसे जो टाइमिंग होती है ना कि 150वां मनाया गया, 100वां मनाया गया, तो ये बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इन पर फोकस करना बहुत ज्यादा जरूरी था। अब क्वेश्चन में ये तो प्री में पूछा जा सकता है, इनके काम को लेके, इनके लिटरेचर को लेके, इन्होंने किससे मुलाकात की, ये कौन सी कमेटी में थे, इस चीज से प्री में क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन ये नहीं आएगा इनका जन्म दिवस कब मनाया जाता है, इस तरह का तो क्वेश्चन यूपीएससी नहीं पूछेगी कि भाई इनका जन्म दिवस कब मनाया जाता है, कौन सी डेट को मनाया जाता है। ऐसा तो आप छोटे छोटे मतलब जैसे ग्रुप सी, ग्रुप डी, इस टाइप के एग्जाम में पूछा जा सकता है, एसएससी के एग्जाम में पूछा जा सकता है, मगर यूपीएससी के एग्जाम में कभी ऐसा नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, अरिबंदो घोष जी का जन्म 1872 में हुआ था, 15 अगस्त को, कहाँ पे, कलकत्ता में। ठीक है, अगर इनके उसकी बात करें कि क्या थे, ये एक योगी भी थे, ये सीयर भी थे। सीयर वर्ड यहाँ पे तब यूज किया जाता है जो भविष्य को देख के बता सके, आपका भविष्य बता सके, उनको सीयर बोला जाता है। ये सीयर भी थे, फिलोसफर भी थे, इन्होंने कई सारी फिलोसफी दी, पोएट भी थे, कविताएं भी लिखते थे, और इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। ये इंडियन नेशनलिस्ट भी रहे, इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ अपना इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट को चलाने में बहुत बड़ा योगदान दिया। अगर हम बात करें आगे, इनकी फिलोसफी की, जो इन्होंने फिलोसफी थी, वो फिलोसफी थी डिवाइन लाइफ ऑन अर्थ थ्रू स्पिरिचुअल इवोल्यूशन। कि इनका कहने का मतलब था कि आप डिवाइन लाइफ जीना चाहते हो धरती पे, तो एक ही है कि स्पिरिचुअलिटी को अपना लो, स्पिरिचुअलिटी का इवोल्यूशन करो। ठीक है, इनकी मृत्यु कब हुई, 5 दिसंबर 1950 को इनकी मृत्यु हुई। कहाँ पे, पौंडीचेरी में, क्योंकि इन्हें पौंडीचेरी में अपना जो है लास्ट का टाइम मतलब ये जब इन्हें जेल में डाल दिया गया, तो उसके बाद ये पौंडीचेरी चले गए थे, इन्होंने वहां पर अपना आश्रम भी बनाया, इसके बारे में अगली स्लाइड में पढ़ेंगे। तो इनकी जो स्ट्रेटेजी थी, जो इनकी प्रैग्मेटिक मतलब एकदम रियलिस्टिक स्ट्रेटेजी थी, तो ब्रिटिश रूल से निजात पाने के लिए जो इन्होंने स्ट्रेटेजी अपनाई, इन्होंने टैक्टिक्स अपनाई, उनकी वजह से इनको जाना गया किस नाम से, प्रॉफिट ऑफ इंडियन नेशनलिज्म के नाम से जाना गया। क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है यूपीएससी के कि प्रॉफिट ऑफ इंडियन नेशनलिज्म किनको नाम दिया गया, ये किनको कहा जाता है, तो आपके श्री औरोबिंदो जी को कहा जाता है प्रॉफिट ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इनके रिवोल्यूशन मूवमेंट में योगदान के बारे में जानते हैं। 1902 से लेकर 1910 तक इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। इन्होंने इंडियन स्ट्रगल में पार्टिसिपेट किया, इंडिया को ब्रिटिश रूल से फ्री कराने के लिए। ठीक है, जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ 1905 में, तो बहुत भड़क गए, कहने का मतलब इनका बहुत गुस्सा आया, तो इन्होंने क्या प्रोवोक कर दिया, अपनी जॉब को छोड़ते हुए या अपने नेशनल मूवमेंट में कूद पड़े। क्योंकि बंगाल से थे, कलकत्ता में इनका जन्म हुआ, तो ऑब्वियसली ये तो हो नहीं था, इनकी जो भावनाएं थी आहत हुई, इन्होंने क्या है, इंडियन नेशनल मूवमेंट में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना शुरू कर दिया। मेन एक्टिविटी इनकी तभी से देखने को मिली, जो एक हाई लेवल पे देखने को मिली। 1902 से तो वैसे एक्टिवेट हो गए थे, मगर हाई एक्टिविटी जो देखने को मिली इंडियन नेशनल मूवमेंट में 1905 से देखने को मिली। अब इनके जनरल की बात करें, जो इन्होंने लोगों में एक चेतना जगाई, वो अपने किस जनरल से जगाई, जो इनका पैट्रियोटिक जनरल था, जिसका नाम था वंदे मातरम। इसने आपकी लोगों के अंदर, जो कलकत्ता के मेन कलकत्ता के लोग थे, उनमें एक जन चेतना का काम किया, चेतना जगाने का काम किया, कि उन्हें समझाया कि ब्रिटिश रूल
हमें कैसे एक्सप्लॉइट कर रहा है, उसको अपने रेडिकल आइडियाज को प्रोपेगेट किया, लोगों को जागरूक किया कि आओ उठो और इसके खिलाफ, ब्रिटिश रूल के खिलाफ हमें एक मुखर आवाज बन के उभरना है, इनको जड़ से उखाड़ के फेंक देना है, इंडिया से भगाना है। ठीक है, तो एक रेडिकल मेथड्स इन्होंने यूज किए, रिवॉल्यूशनरी टैक्टिक्स यूज की। इसी वजह से जो हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा कि इन्हें प्रोफेट ऑफ इंडियन नेशनलिज्म बोला जाता है, इंडियन नेशनलिज्म का प्रोफेट बोला जाता है। ठीक है, ठीक है। फिर इन्हें क्या कर दिया कि इनकी ऐसी एक्टिविटीज की वजह से, ऐसी टैक्टिक्स की वजह से, रेडिकल मेथड्स यूज करने की वजह से 1908 में जो कि अलीपुर बॉम्ब केस हुआ था, 1908 में, आप यूपीएससी के एस्पिरेंट है, आपने रट के बैठे हो, सब कुछ जानते हो, 1908 में अलीपुर बॉम्ब केस हुआ, उसमें इन्हें जेल में डाल दिया गया। जेल से छुटने के 2 साल बाद ये क्या है, ब्रिटिश इंडिया से दूर होके आपका, इन्होंने कहाँ पे रिफ्यूज ले लिया, कहाँ पे रहने लगे, पौंडीचेरी में रहने लगे। ठीक है, वहां पे ये फ्रेंच कॉलोनी थी, वहां पे रहने लगे, वहां पे आपका ब्रिटिश का जो है इन्फ्लुएंस देखने को बिल्कुल नहीं मिलता था। फिर इन्होंने क्या है, अपनी ओवर पॉलिटिक्स एक्टिविटी जो एक्टिव थे उसमें, खुल के एक्टिव मत पार्टिसिपेट कर रहे थे, वो छोड़ दी। फिर इन्होंने क्या, स्पिरिचुअलिटी को गले लगा लिया, तो फिर यह आध्यात्म के जीवन की ओर बढ़ चले। ठीक है, फिर ये क्या बन गए, थिंकर बन गए, आपका फिलोसफर बन गए और स्पिरिचुअल मास्टर बन गए। ठीक है, ये मिले जाके, मीरा अल्फासा से मिले पौंडीचेरी में जाके, उन्होंने उन्होंने ज्ञान दिया, और इनके साथ कोलैबोरेट करके इन्होंने इंटीग्रल योगा के बारे में सीखा कि अपने आप को योगा से कैसे इंटीग्रेट किया जा सकता है। ठीक है, इनकी स्पिरिचुअलिटी का कैसे पता लगता है कि इन्होंने जो पौंडीचेरी में आपकी कम्युनिटी ऑफ स्पिरिचुअल सीकर्स को स्टेब्लिश किया, जिसका बाद में नाम जाके क्या हो गया, श्री औरोबिंदो आश्रम हो गया। कब, 1926 में। ठीक है, अब इनके लिटरेरी वर्क के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। लिटरेरी वर्क में ये इन्होंने एक इंग्लिश न्यूज़पेपर आपका पब्लिश किया, जिसका नाम वंदे मातरम था। वो कब हुआ, 1905 में। वो जैसे कि हमने पिछली स्लाइड में देखा था कि जब बंटवारा हुआ, वो सॉरी बंटवारा नहीं, कि पार्टीशन हुआ। ठीक है, इन्होंने एक बेसिस ऑफ योगा भी स्टेब्लिश की। ठीक है, भगवत गीता का इन्होंने मैसेज को स्प्रेड किया, इनके जिसका नाम था भगवत गीता एंड इस मैसेज। ये सारे इसके लिटरेरी वर्क है, इनके अरविंदो जी के लिटरेरी वर्क है। द फ्यूचर इवोल्यूशन ऑफ मैन, रिबर्थ एंड कर्मा, सावित्री ए लीजेंड एंड ए सिंबल, ये सावित्री के नाम से इन्होंने लॉन्च किया अपनी लिटरेचर को, और आवर ऑफ द कोड, ये सब इनके क्या थे, आपके लिटरेरी वर्क थे। ठीक है, ये याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिए, कुछ भी यूपीएससी में पूछा जा सकता है। तो दोस्तों, यही थी आज की हमारी डिस्कशन। इस डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।